हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम समावेशी शिक्षा पढ़ रहे थे। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन हमारा आज का टॉपिक जो आप लोगों को स्क्रीन के सामने है। समावेशी शिक्षा में अशक्त व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति 2006। ठीक है, राष्ट्रीय नीति 2006 में अशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाया गया था। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। मैं ज्ञानेंद्र कुमार उपाध्याय आपके इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चलिए हम आपको इस नए टॉपिक पे चलते हैं। शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति और विकास की रीढ़ होती है। शिक्षा क्या होती है? समाज की प्रगति होती है और विकास की रीढ़ होती है। जब तक समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक समावेशी विकास संभव नहीं है। यानी जो संसाधन है वो सभी के लिए समान होने चाहिए, जो शिक्षा है सभी के लिए समान होने चाहिए, तभी अशक्त व्यक्तियों का विकास होगा या समाज में ऐसे जो विशेष बालक है उनका उत्थान होगा, विकास होगा। विशेष रूप से दिव्यांग और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए शिक्षा को सुगम बनाना एक आवश्यक कदम है। इसी दिशा में भारत सरकार ने अशक्त व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति, क्या है? राष्ट्रीय नीति 2006 नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी 2006 को लागू किया गया, जिसका एक महत्वपूर्ण भाग समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन है। यह शिक्षा, यह नीति दिव्यांग व्यक्तियों को समान शिक्षा अवसर प्रदान करने पर बल देती है, जिससे वे समाज में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके। यह नीति न केवल उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है, बल्कि उसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समावेशन, इंक्लूशन को बड़ी बढ़ावा देती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा का अर्थ और महत्व क्या है हम समझेंगे। आपके स्क्रीन पे है, आप देखिए और समझिए। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें सभी प्रकार के छात्रों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसमें दिव्यांग और सामान्य छात्र एक ही कक्षा में समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिल सके। समावेशी एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें सभी प्रकार के छात्र, यानी समाज में जितने भी वर्ग हैं, सभी प्रकार के छात्र एक छत के नीचे एक कक्षा में एक साथ सामान्य विशेष बालक अध्ययन करेंगे विशेष शिक्षक के द्वारा। उसे हम समावेशी शिक्षा कहेंगे, जिससे मतलब कि कोई भेदभाव ना हो, इसलिए सामान्य और विशेष बालकों को एक साथ पढ़ाया जाता है। और समाज के लोग भी इसे प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्योंकि हर वर्ग से बच्चे एक साथ अपना पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के बालक हैं। समावेशी शिक्षा का महत्व, समान अवसर। समावेशी शिक्षा से सभी छात्रों को एक समान सीखने का अवसर मिलता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। वो अमीर के घर का लड़का हो या गरीब के घर का लड़का हो, सबको एक साथ समान शिक्षा दी जा रही है। कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है कि सभी लोग आत्मनिर्भर बने। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सामाजिक समावेशन, दिव्यांग व्यक्तियों को मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली में शामिल करने से उनके आत्मविश्वास और समाज में
स्वीकृति में वृद्धि होती है। कौशल विकास, इस नीति के तहत दिव्यांग छात्रों को विशेष कौशल प्रदान किए जाते हैं जिससे वे भविष्य में रोजगार प्राप्त कर सकें। मानसिकता में बदलाव, जब सामान्य छात्र दिव्यांग छात्रों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनकी मानसिकता में भी सकारात्मक बदलाव आता है और वे आर्थिक सहानुभूति तथा सहयोगी दृष्टिकोण विकसित करते हैं। देखिए, जब समावेशी कक्षा में एक साथ जब लोग अध्ययन करते हैं तो सबकी मानसिकता बदल जाती है, क्योंकि सब एक साथ पाठों का अध्ययन करते हैं, कोई भेदभाव नहीं रहता है, एक दूसरे से लगाव हो जाता है। तो जो भी मतलब अंदर भेदभाव होता है वो समाप्त हो जाता है और सकारात्मक बदलाव आता है एक दूसरे के प्रति, क्योंकि सब एक साथ भाईचारे की दृष्टि से अपना अध्ययन करते हैं और सहानुभूति तथा सहयोग की दृष्टिकोण से उनका जो भी मतलब विकास है, उनका जो विकसित, उनका मानसिक भी विकसित होती है और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अशक्त व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति 2006 की पृष्ठभूमि, अभी हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, भारत सरकार ने 2006 में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और उनके समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए अशक्त व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति को लागू किया। इस नीति की पृष्ठभूमि में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास थे जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी समाज बनाने के उद्देश्य से किए गए थे। यानी इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो थे वो सब प्रयास किए थे कि इनका जो राष्ट्रीय नीति है वो सफल हो, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी समाज बनाने के उद्देश्य से किए गए थे। इस नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में भेदभाव का सामना करना पड़ता था। यानी जो विशेष बालक हैं उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता था, वो समाज हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सभी में भेदभाव होता था। इसलिए इस नीति को अपनाया गया। सामान्य शिक्षा प्रणाली में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था नहीं थी। यानी पहले जो शिक्षा थी केवल सामान्य बालकों के लिए थी, विशेष बालकों के लिए कोई शिक्षा नहीं थी। राष्ट्र के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन UNCRPD ने सदस्य देशों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी जो है ये हमारा संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर जो सम्मेलन किया गया था उसमें यही चर्चा किया गया था कि जो विशेष बालक हैं, विशेष व्यक्ति जो लोग हैं, उनको प्रोत्साहन करना था कि उनका भी लोग सम्मान करें, समाज में उनका भी एक अस्थाई दायित्व हो, सबके प्रति एक समाज का भी दायित्व हो कि इनका हम सम्मान करें। तो व्यक्तियों के समान अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया, वही सभी लोग उनको प्रोत्साहित करें, ये सुनिश्चित किया गया इस सम्मेलन में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल है। नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है उसे देखते हैं हम। आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को एक समान और समावेशी
शिक्षा प्रणाली प्रदान करना है जिससे वे अपनी पूर्ण क्षमता विकसित कर सके। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सभी दिव्यांग बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, दिव्यांग छात्रों को उपयुक्त शिक्षण सामग्री और विशेष शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, स्कूलों में समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुधार करना, दिव्यांग बच्चों को उनके विशेष जरूरतों के अनुसार सहायता करना। देखिए, विशेष जरूरतों का जो इन लोगों को जरूरत थी, बहुत ही जरूरी था कि ये राष्ट्रीय नीति का जो 2006 में लागू किया गया बहुत ही जरूरी था, क्योंकि ये जो भी सहायता था सामान्य बालकों को नहीं मिलता था। जो शिक्षा थी वो विशेष बालकों के लिए नहीं थी, केवल सामान्य बालकों के लिए थी। ये राष्ट्रीय नीति 2006 के बाद ये सभी जो विशेष बालकों के लिए ये मिलना स्टार्ट हुआ। दिव्यांग बच्चों को उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार सहायता प्रदान होने लगी। समाज में जागरूकता बढ़ाकर दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया गया। भाई, ये जो भी विशेष बालक हैं उनसे हम भेदभाव ना करें, उनसे हम अच्छे से बात करें, उनकी जो भी परेशानियां उनको हम समझें। नीति के प्रमुख घटक। देखिए, हमारे नीति के प्रमुख घटक है बुनियादी शिक्षा और स्कूल में समावेशी शिक्षा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा लागू करना, स्कूलों को विशेष शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना, सभी दिव्यांग छात्रों के प्रति उचित संसाधन जैसे ब्रेल लिपि, ऑडियो वीडियो सामग्री और सहायक तकनीकी उपलब्ध कराना। जैसे कि जो मूकबधिर बच्चे हैं उनके लिए हियरिंग एड आता है वो उपलब्ध कराना। जैसे कि 2006 से पहले जो राष्ट्रीय नीति 2006 आई है, उससे पहले विशेष बालकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। सामान्य जो बालक है उनके अनुसार ही उनको भी पढ़ना था। जैसे कि केवल सामान्य बालकों के लिए शिक्षा थी, विशेष बालकों के लिए नहीं थी। 2006 जो राष्ट्रीय नीति आई है उसके बाद से इन लोगों के लिए व्यवस्था हुई। विशेष शिक्षा और संसाधन केंद्र, संसाधन केंद्रों की स्थापना जहां दिव्यांग बच्चों को उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार सहायता प्रदान की जाए। विद्यालय में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों और परामर्शदाताओं की नियुक्ति होती है, क्योंकि जो विशेष बालक है, जो उनके माता पिता हैं, उनको परामर्शदाताओं की जो सहायता लेनी पड़ती थी कि अपने बालक को विकास के पथ पर कैसे ले जाया जाए। तो इनके माध्यम से उनको शिक्षा मिलती थी, उनको परामर्श मिलती थी, इसलिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति होती थी। विद्यालयों में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों और परामर्शदाताओं की नियुक्ति, यानी जो विद्यालय थे वो केवल सामान्य विद्यालय थे, उसमें दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक नहीं थे, तो उनके लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति हुई। जो सामान्य बालक को और उनके माता पिता को जो परामर्श दिया जा सकता है, उसके लिए परामर्शदाता की
नियुक्ति होती थी, उनसे राय मशवरा करके अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे क्या किया जाए। ठीक है। सहायक उपकरण और तकनीकी सहायता। देखिए, विशेष बालकों के लिए विशेष यंत्र की जो जरूरत होती है, उनके बिना उनका विकास का कोई वैल्यू नहीं है। जब तक वो नहीं रहेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि श्रवण यंत्र, व्हील चेयर। भाई मान लीजिए कि श्रवण यंत्र नहीं रहेगा तो बच्चे सुनेंगे कैसे? व्हील चेयर नहीं रहेगा तो बच्चे एक पथ से दूसरे पथ पे कैसे जाएंगे? यानी अपने घर से विद्यालय जाना है तो व्हील चेयर रहेगा तो आसानी से वो लोग जा सकते हैं। पुस्तकें, टॉकिंग लैपटॉप, विशेष सॉफ्टवेयर आदि प्रदान करना। दिव्यांग छात्रों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। वित्तीय सहायता और छात्रवृत्तियां। दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं लागू करना। जो वित्तीय सहायता मिलता था विशेष बालकों के लिए भी, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं लागू करना। यानी विशेष छात्रवृत्ति का मतलब है कि उनका आना मतलब 100% तय है कि उनका आएगा ही आएगा छात्रवृत्ति। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में दिव्यांग छात्रों को विशेष रियायतें प्रदान करना। यानी जो भी मतलब उनको आगे पढ़ाई लिखाई करना है उसमें छूट मिलता था। सामाजिक जागरूकता और शिक्षकों का प्रशिक्षण। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों और समाज के अन्य वर्गों में जागरूकता बढ़ाना। शिक्षकों को सामान्य छात्रों की विशेष जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण देना। यानी जो हमारे विशेष शिक्षक हैं उनको भी समय समय पर प्रशिक्षण की जरूरत होती है जो उनको दिया जाता है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों और समाज के अन्य वर्गों को जागरूक करना या अपने सेमिनार में या मीटिंग में उनको बुलाना, उनसे बातचीत करना। ऐसे बालकों को कैसे हम उनका रख रखाव, उनसे बातचीत करने का शैली, ये सब इसमें बात होती है कि ऐसे बालकों का विकास कैसे होगा जब तक हम इनमें घुल मिल ना जाए, इनसे अच्छे बात ना करें, इनका प्रोत्साहन ना करें, तब तक उनका विकास नहीं होने वाला है। नीति का प्रभाव और चुनौतियां क्या है आप देखिए और स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। देखिए सकारात्मक प्रभाव, जो नीति का प्रभाव और चुनौतियां है इसमें सकारात्मक प्रभाव क्या है? शिक्षा का व्यापक स्तर पर विस्तार। इस नीति के लागू होने के बाद दिव्यांग छात्रों के स्कूल में नामांकन की दर में वृद्धि हुई। जब इस नीति को लागू किया गया तो दिव्यांग छात्रों के स्कूल में नामांकन होने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नामांकन हुआ और उनकी दर में वृद्धि हुई। तकनीकी सहायता में वृद्धि। दिव्यांग छात्रों को तकनीकी उपकरणों की सुविधा उपलब्ध कराई गई जिससे कि उनकी सीखने की क्षमता में सुधार हुआ। सामाजिक समावेशन को बढ़ावा। समावेशी शिक्षा में दिव्यांग और सामान्य छात्रों के बीच बेहतर संबंध स्थापित हुए। जब समावेशी शिक्षा में एक साथ सभी लोग बैठकर पढ़ाई करेंगे, सभी वर्ग के बच्चे, तो उनमें संबंध अच्छा होगा। मुख्य चुनौतियां, बुनियादी सुविधाओं की कमी। अभी भी कई स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। विशेष छात्रों की कमी, जैसे कि स्पेशल जो टीचर होते हैं उनकी कमी है अभी भी, क्योंकि विशेष बालकों के अनुसार विशेष शिक्षक की बहुत सी कमी है। प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की संख्या अभी भी सीमित है। सामाजिक पूर्वाग्रह।
कई जगहों पर दिव्यांग छात्रों को मुख्य धारा में शामिल करने को लेकर सामाजिक रूढ़ियां बनी हुई हैं। समाज में बहुत से लोग हैं जो कि ऐसे ऐसे बात करते हैं, इनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए, ये ऐसे ही सही है, इनके लिए क्या किया जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। विशेष बालकों की व्यवस्था सामान्य बालकों से भी बेहतर करनी चाहिए, तभी वो सामान्य के साथ मिलकर बैठकर पढ़ सकते हैं। समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के उपाय। विद्यालयों में बुनियादी संरचनात्मक सुधार करना, विशेष शिक्षकों की संख्या और उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना, दिव्यांग बच्चों के लिए परिवहन और अन्य सुविधाओं में सुधार करना, अभिभावकों और समाज में जागरूकता अभियान चलाना, नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री को और अधिक सुलभ बनाना। आगे देखिए, निष्कर्ष देखते हैं हम। आगे आप लोगों को क्वेश्चन भी मिलेगा। देखिए हमारे निष्कर्ष में क्या है। अशक्त व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति 2006 समावेशी शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह नीति न केवल दिव्यांग व्यक्तियों को समान शिक्षा का अधिकार प्रदान करती है, बल्कि उनके आत्मनिर्भर और गरिमापूर्ण जीवन को भी सुनिश्चित करती है। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं, जिन्हें दूर करने के लिए सरकार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों को मिलकर प्रयास करना होगा। आगे देखिए, कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है जिसे हम देखेंगे। अशक्त व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति 2006 किस उद्देश्य से लागू की गई? आप लोगों के सामने क्वेश्चन है और ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए। बी हमारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए। केवल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूल स्थापित करने के लिए। दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए। बताइए, अशक्त व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति 2006 किस उद्देश्य से लागू की गई? उसका उद्देश्य क्या था? 2006 राष्ट्रीय नीति उद्देश्य क्या था इनका? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए। हमारा राइट ऑप्शन बी होगा। देखिए, केवल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, ये हमारा गलत है। दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए, ये भी गलत है हमारा। दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए। इसका उद्देश्य ये था कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट चलते हैं। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? देखिए, हमारा केवल जहां पर लग गया, ये हमारा आपका गलत ऑप्शन है। दो जगह केवल लगा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब रह गया दो, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। इसी में से हमारा सही है, बताइए कौन सा सही होगा? दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से अलग करना, कोई मतलब ही नहीं है। अलग करना थोड़े नहीं, हमको सबको एक साथ लेके चलना है। सभी बच्चों को बिना भेदभाव के समान शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में
शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम कब लागू किया गया है, बताइए। दो 2006, 2009, 2012, 2015 आप लोगों को पढ़ाया गया है। भारत में शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 में लागू किया गया है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिव्यांग बच्चों को अलग शिक्षा देना, गलत है। सभी छात्रों को एक साथ समान अवसर देना, सही है हमारा, राइट ऑप्शन बी। अशक्त व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति 2006 किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 2006 हमारा राइट ऑप्शन बी है। दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों में कौन सी सुविधा अनिवार्य होनी चाहिए? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? रैंप और व्हीलचेयर की सुविधा, केवल विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, सामान्य शिक्षा व्यवस्था, कोई विशेष सुविधा आवश्यक नहीं है। देखिए ये तीनों हमारा निगेटिव है। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? रैंप और व्हीलचेयर की सुविधा। दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल में कौन सी अनिवार्य होनी चाहिए? तो रैंप और व्हीलचेयर की सुविधा। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए सरकार कौन सी योजना लागू करती है? सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, उज्ज्वला योजना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही और सटीक है? देखिए सर्व शिक्षा अभियान ये तो हमारे सामान्य बालकों के लिए है, मिड डे मील योजना भी उन्हीं के लिए है। ये दिव्यांग बच्चों की बात की जा रही है। तो समग्र शिक्षा अभियान यानी एक साथ सब मिलकर के पढ़े और आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की आवश्यकता क्यों होती है? दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, क्योंकि उन्हें विशेष पद्धति से पढ़ाया जाता है, क्योंकि वे सामान्य शिक्षकों को नहीं समझ सकते, क्योंकि सरकार ने ऐसा नियम बनाया है, क्योंकि उन्हें विशेष पद्धति से पढ़ाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोगों के साथ है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? देखिए जहां केवल लग गया ये हमारा ऑप्शन गलत है। महंगी शिक्षा प्रणाली ये भी गलत है। आधुनिक स्कूल भवन, प्रशिक्षित शिक्षक, कौन सा सही ऑप्शन बताइए? दो तो हमारा नेगेटिव है, सी और डी। सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रशिक्षित शिक्षक। अगर प्रशिक्षित शिक्षक नहीं रहेंगे तो कैसे हमारा विकास होगा? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम विकसित
करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। बताइए। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी। समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण माध्यम उपयुक्त होता है? ब्रेल लिपि, ऑडियो और वीडियो सामग्री, सांकेतिक भाषा, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसमें सही? ये हमारा ऑप्शन नंबर डी से होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए समान शिक्षा का क्या अर्थ है? उन्हें अलग स्कूल में पढ़ाया जाए, उन्हें समान स्कूल में समावेशित किया जाए, केवल विशेष शिक्षकों से पढ़ाया जाए, केवल उच्च शिक्षा प्रदान की जाए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? उन्हें समान स्कूलों में समावेशित किया जाए। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को सुगम बनाने के लिए सरकार कौन से उपकरण उपलब्ध कराती है? ब्रेल किताबें, श्रवण यंत्र, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, उपयुक्त सभी। बताइए। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, दिव्यांग अधिनियम 1995, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, बाल श्रम निषेध अधिनियम। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? बताइए। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। दिव्यांग छात्रों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिलाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया? शिक्षा में आरक्षण, विशेष स्कूलों की स्थापना, समान स्कूलों में प्रवेश की बाध्यता, केवल निजी स्कूलों में प्रवेश की सुविधा। क्या किया गया? शिक्षा में आरक्षण का कदम उठाया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जागरूकता की कमी, शिक्षकों की कमी, संसाधनों की कमी, उपयुक्त सभी। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, उपरोक्त सभी। संसाधन की भी कमी है, शिक्षक की भी कमी है और जागरूकता में भी कमी है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? दिव्यांग सशक्तिकरण योजना, समावेशी भारत अभियान, सक्षम भारत योजना, सक्षम दिव्यांग योजना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सक्षम भारत योजना, ऑप्शन नंबर सी सक्षम भारत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा में सहयोग देने के लिए कौन सा कदम उठा रही है? सरकार जो है वो उच्च शिक्षा में सहयोग देने के लिए कौन सा कदम उठा रही है?
छात्रवृत्ति प्रदान करना, विशेष स्कूल खोलना, केवल ओपन लर्निंग उपलब्ध कराना, कोई विशेष सुविधा नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? देखिए, छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है सरकार, जो दिव्यांग बालक हैं वो उच्च शिक्षा में सहयोग ले सकें। राइट ऑप्शन ए। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ? दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ? बताइए। देखिए, अभी आप लोगों को ऊपर पढ़ाया गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो हुआ था वो हमारा संयुक्त राष्ट्र विकलांगता अधिकार सम्मेलन UNCRPD। ठीक है, हमारा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी है, संयुक्त राष्ट्र विकलांग अधिकार सम्मेलन UNCRPD। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। दिव्यांग छात्रों को स्कूल में शामिल करने के लिए कौन सा मॉडल प्रभावी है? अलगाव मॉडल, समावेशन मॉडल, विशिष्ट शिक्षा मॉडल, केवल ऑनलाइन शिक्षा मॉडल। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को बताया गया, पढ़ाया गया है। दिव्यांग छात्रों को स्कूल में शामिल करने के लिए कौन सा मॉडल प्रभावी है? तो हमारा समावेशी, क्या है? समावेशी मॉडल। क्या है हमारा? समावेशी मॉडल, ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा जो थ्योरी था और ये 20 क्वेश्चन थे MCQ, ये हमारा कंप्लीट हुआ। कल हम फिर इसी चैनल पर आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें। धन्यवाद।